नमस्कार दर्शकों। आईएन मीडिया के तहत हमने बहुत से कार्यक्रम किए जिनमें हमने अलग अलग शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाई। आपने उसको बहुत पसंद भी किया और आज बड़ा एक विशेष दिन है, जबकि जो मुलाकात करवाता है लोगों के आपसे, जो आपसे लोगों को मिलवाता है, उनकी इंटरव्यू लेता है, आज शायद वही किरदार बने बैठे हैं, उन्हीं की इंटरव्यू होने वाली है। मेरी मुराद है कि मैं राकेश अरोड़ा, जिनकी इंटरव्यू आज करने वाले हैं, आईएन के प्रणेता, उसके फाउंडर श्री अर्जुन सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत विशेष धन्यवाद पहले तो। मैं वेलकम करता हूँ जी। सर आपका इस प्रोग्राम में। हमेशा से होता क्या आया है कि हम कैमरा के पीछे होते हैं और आप किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरव्यू करते हैं। जी। तो आज मौका है कि हम आपके बारे में जानेंगे। जी। आपके बचपन से करते हैं शुरुआत। बचपन मैं कह सकता हूँ कि 1954 24 जून 1954 को जी मैंने अमृतसर, एक बहुत पवित्र नगरी में जन्म लिया जी और 3 बरस का था जब मेरे पिताजी अमृतसर से चंडीगढ़ आ गए। अमृतसर में वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, रामाश्रम स्कूल के प्रिंसिपल थे। जी उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया एज ए ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पंजाब जी। और चंडीगढ़ में आ गए। तो 3 साल की उम्र से अब तक मैं चंडीगढ़ में ही बसा हुआ हूँ। तो इसका मतलब चंडीगढ़ आपके सामने ही बना हुआ है। जी जी, हमने इसके अस्तित्व को आते हुए देखा है। तो कुछ चंडीगढ़ की उस समय की यादें हों आपकी, जो चेंजेस आए हैं। इतना हरा भरा सुंदर शहर, बड़ा सुंदर इसका वातावरण, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, जी और यहाँ पर सिनेमा हॉल के नाम पर, जिसे हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है, अकेला एक किरण सिनेमा था। अच्छा सिर्फ। हम जाया करते थे उसमें। और आकाशवाणी सेक्टर 19 में होता था और होटल्स के नाम पे एक अरोमा होटल होता था, जिसको कि बहुत अच्छा माना जाता था, अभी भी बहुत अच्छा है। जी। लेकिन तब एकमात्र होटल वही था। अरोमा। और हम देखते थे कि हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं सब तरफ, जहाँ पर कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जो कि हमें लगता था कि जंगल है। अब कैसे परिवर्तित हो गया एक बहुत सुंदर शहर, जी। अब धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल के ढेर रूप में में। बदलता चला जा रहा जी, है। जी, जी, जी। तो दुख भी होता है कई बार, क्योंकि उस समय जैसे पंडित नेहरू का एक स्वप्न था कि एक बहुत सुंदर शहर, जिसको लॉ कबूजिया ने बहुत सुंदर ढंग से डिज़ाइन किया था, जी। धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोता चला जा रहा है। तब के चंडीगढ़ में और अब के चंडीगढ़ में जो आपको फ़र्क लगा, वो लगा पर्यावरण का। पर्यावरण का, और मौसम जिस का तरह भी से होगा। कंक्रीट का जंगल बनता चला जा रहा है। हमने अपने हरियाली को समाप्त किया, जो इतने वृक्ष होते थे उनको काटा। ठीक है, प्रगति के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, लेकिन इस तरह की प्रगति होनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि पर्यावरण के संरक्षण की जगह पे हमने कंक्रीट के जंगल को बढ़ाया है। जी, तो बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आपके पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों जी, के साथ, जी। स्कूल्स की, जी, उनके बारे में कुछ बात करें? बचपन में हम सेक्टर 19 में आए थे, जी। जहाँ पर आजकल एक डिस्पेंसरी है सेक्टर 19 में। हाँ जी। तो फादर को वहाँ पर एक मकान अलॉट हुआ था, बहुत अच्छा लगता था। तब उस समय सेक्टर 19 की उस कॉलोनी में पाकिस्तान एम्बेसी भी होती थी। जी। एक बड़ा विशेष वो एक अवसर था कि जबकि सब त्योहारों को, ईद को, दिवाली को, होली को, गुरु पर्व को हम सब मिलकर मनाते थे। एक बहुत ही प्रेम और सौहार्द का वातावरण था। जी। और उसके बाद मोतीराम स्कूल था सेक्टर 19 में, 27 सेक्टर में, जिसमें हम पढ़ते थे। जी। और बहुत अच्छा लगता था जब उसकी प्रिंसिपल मिसेस महाजन, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ, जी। वो बताया करती थी कि मेरे पिताजी अच्छा लिखते थे, एक कवि थे, एक लेखक थे। उनकी एक कविता, उनकी एक पोएम, उनकी एक प्रेयर, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, जी। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, वो हम स्कूल की प्रेयर के रूप में गाते थे। जी। और जो हमारा सिलेबस था हिंदी का, उसमें हमारी माँ की लिखी हुई पोएम्स होती थी। हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे और उसी से हमारी भाषाओं को बड़ी शक्ति मिली, हमारी भाषाएं बनी। जी। तो मुझे अभी तक याद है कि माँ बैठी बैठी मेज़ पर, टेबल पर, खाने की मेज़ पर बहुत सी कविताएं रच देती थी। जी। हम सुनते थे, हमारे जहन में बस जाती थी, और किसी अवसर विशेष पर हम उसको जब बोलते थे, हमको बड़ा तालियां मिलती थी। और पता नहीं, लोगों को लगता था कि इन्होंने लिखा है, पर होती थी हमारे माता की, हमारे पिता की। जी। तो एक साहित्य का वातावरण था घर में शुरू से वही था। जी। तो पिताजी के बारे में कुछ यादें आपकी बचपन की? पिताजी से मैं उनकी बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देख पाया, क्योंकि मैं 1954 में आया इस दुनिया में, जी। और उनका जन्म हुआ 1903 में।
तो मेरे और पिताजी के बीच में 51 साल का एक एज का एज फ़र्क था। गैप रहा था। बट बहुत उनका प्यार मिला, उनका बहुत मुझे सहारा मिला। उन्होंने हमेशा अपने जो था अपने मातृत्व से, अपने प्यार से मुझे सजाया संवारा। जी। वो जब आते थे हमारे स्कूल में, तो कई बार मुझे लगता था एक चीफ गेस्ट के रूप में आते थे। डीएव स्कूल में सेक्टर 8 में जी। प्रिंसिपल हरिराम जी होते थे। जी। और उनका एक आदर्श बना हुआ था कि महात्मा गांधी के परम भक्त थे। उसी ढंग से वो खद्दर का कुर्ता, चूड़ीदार पाजामा, गांधी टोपी, और अपनी कार को उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जी। वो हर स्थान पर अपने दफ्तर में भी, कार्यालय में भी अपने साइकिल पर जाते थे। तो मुझे याद है कि एक बच्चे के रूप में मैं नादान था। जी। जब स्कूल में आते थे एक मुख्य अतिथि के रूप में और साइकिल पर आते थे, तो मुझसे लड़के पूछते थे, बच्चे पूछते थे, आपके पिताजी हैं? मैं शर्म के रूप में कहता था, नहीं मेरे पिताजी नहीं है, ये कोई और है। क्योंकि मेरा बचपना था, मेरी नादानी थी। पर वो व्यक्तित्व जो कि कभी झुका नहीं, जिसने एक बार जो संकल्प ले लिया कि मैंने गांधी जी के मार्ग चिन्ह पर चलना है, कभी डिगे नहीं उससे, उस मार्ग से कभी वो उतरे नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी शख्सियात का आजकल होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और आजीवन उन्होंने जो प्रण लिया था कि मैंने सादा जीवन बिताना है, उन्होंने उसी ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया। और मेरी 5 बहनें थीं, जिनमें से हमारे में उम्र का सबका काफ़ी फासला था। मेरी सबसे बड़ी बहन सुषमा अरोड़ा के नाम से आकाशवाणी की टॉप ग्रेड सिंगर थी। उनके बहुत सुंदर गीत थे, वगदी है रवि चन्ना, तो बड़ा मशहूर गीत था वो, बहुत मशहूर गीत था। और उसके बाद मेरी जो दूसरी बहन थी वो गाती तो नहीं थी, लेकिन लिखती बहुत अच्छा थी। माता पिता का उनमें काफ़ी असर था। वो कविताएं लिखती थी, गीत लिखती थी। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है प्रीतम आन मिलो, जो कि कई फिल्मों में भी आया, सुना है, जिसको बाद में किसी अच्छे गायक ने गाया भी। और उस समय हमारे स्कूल में, रामाश्रम स्कूल में, जो इसके मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, वहाँ पर ओपी नैयर कुछ समय एक म्यूज़िक टीचर के रूप में रहे। और बाद में ऐसा हुआ कि मेरी बहन को वो अच्छे लगे, उन दोनों का विवाह हुआ। तो मेरी बहन का नाम था सरोज मोहिनी नैयर, और ओपी नैयर जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो मेरे जीजा थे। और तीसरी जो बहन थी वो दिल्ली दूरदर्शन में रही, काफ़ी समय रही, बड़ी वेल क्वालिफाइड थी, MA BT थी, और वो भी एक टॉप ग्रेड सिंगर थी, किरण अरोड़ा के नाम से गाती थी। माए नी माए मैनू चौं खड़ा दे, बड़ा प्रसिद्ध गीत था, बहुत प्रसिद्ध गीत जी, उन दिनों बहुत मशहूर था। उनके जो पति थे के पन्नालाल जी, वो एक अच्छे संगीतकार थे, जिन्होंने सुरेंद्र कौर को, नरेंद्र बीबा के बहुत से गाने उन्होंने कंपोज किए। और उसके बाद मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जो चौथी बहन है वो भी बड़ी अच्छी राइटर रही। और जो मेरी 5वीं बहन है, इनका नाम है, चौथी बहन का नाम है मधु, मधु आहूजा, और 5वीं बहन है मीना बबलानी के नाम से। उन्होंने आकाशवाणी में 25 बरस तक समाचार वाचिका के रूप में काम किया। प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ से वो पढ़ती रही। तो सब में एक शौक़ रहा, माता पिता को देखकर सब में एक शौक़ रहा। और उसके बाद मैंने भी आकाशवाणी में बहुत बरस काम किया, दूरदर्शन में समाचार वाचन भी किया, और जी टेलीफिल्म्स के साथ 12 साल में जुड़ा रहा। इसमें मेरा एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम था शख्सियत, जो जी टेलीफिल्म्स का जो लोकल चैनल था, सिटी चैनल, उसके लिए हम करते थे। बहुत आनंद आया। तकरीबन 400-500 लोगों की मैंने इंटरव्यूज़ करी, और हर इंटरव्यू में जाके मैं महसूस करता था कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ प्राप्त किया। मैं ये देखता था कि जो मेरे पिताजी थे वो हमको इतना लाड प्यार देते थे कि अगर थोड़ा सा ज़ुकाम भी है तो डॉक्टर के पास जाना ही है, हमको दवाई मिलनी ही मिलनी है। और अगर थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो घर के सामने ही डिस्पेंसरी होती थी, हमें डर होता था कि दबा के रखो अपनी बीमारी को, नहीं तो क्योंकि इंजेक्शन लगेगा, जाना पड़ जाएगा डॉक्टर के पास। और वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार हमको देते थे। महसूस करता हूँ मैं कि शायद उम्र का तकाजा रहा होगा। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि इतना लाड प्यार बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। उससे होता क्या है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, हम हमेशा एक सहारे की तलाश में रहते हैं। जैसे किसी बेल को चढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसे ही लगता है कि हम बिना माता पिता के कुछ नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे दुनिया को देखा, थपेड़ों को झेला हमने, समझ आई कि दुनिया जो है इतनी आसान नहीं है। इसमें अपने आप को उतरने के लिए समुद्र में उतरने वाली बात है, और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। इतनी बहनों के आप अकेले भाई थे जी, तो उनका बहुत प्यार मिलता होगा आपको? बहुत प्यार मिलता, अभी तक मिलता है। कुकिंग आप नहीं जानते? कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा? कारण यही रहा कि वो लाड प्यार,
बचपन से? बचपन से सबसे छोटा घर में हूँ जी। और पाँचों बहनों में मेरी 3 बहनें स्वर्गवासी हो चुकी हैं, 2 बहनें हैं जी। और जीजा मेरे सारे सबका स्वर्गवास हो चुका है। होता ये था कि जब भी मैं कहीं जाता था, तो मुझे इतनी प्रोटेक्शन मिलती थी, एक छतरी खोल दी जाती थी मेरे ऊपर, इसको कुछ ना करना पड़े। जी। तो उसमें अब धीरे-धीरे आजकल मुझे शायद अकेला रहना पड़ रहा है कुछ हुँ। किसी विशेष परिस्थिति में। अब मैंने महसूस किया कि अब मैं आत्मनिर्भर हुआ हूँ, जागृत हुआ हूँ। अपने आप भी कुछ करना पड़ेगा अगर मैंने सर्वाइव करना है तो। जी। जब आपके बेटर हाल्फ आपकी लाइफ़ में आए, जी, उनका भी पूरा सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट मिला। वो जी। अपने घर में सबसे बड़ी थीं जी। और ज़िम्मेवारियों को उठाने वाली उनकी आदत थी। जी। मैं सबसे छोटा था, ज़िम्मेवारियों से भागने की मेरी आदत थी। हुँ। तो एक बड़ा अच्छा बैलेंस बना, वो सँभाल लेती थी। सँभाल लेती थी। कुछ बात करें कि कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई? आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? ये कुछ अरेंज भी थी और कुछ आप कह सकते हैं कि परिवार के अंदर भी थी, जी। क्योंकि हमारे रिलेशंस में ही थी। हुँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि अपने सब भाई-बहनों को पढ़ाती भी थी, जी। खुद भी पढ़ती थी, एमएससी, एमफिल है अरे वाह! और गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसके साथ-साथ भाई-बहनों को पढ़ाना भी, उनके कपड़ों का भी ध्यान रखना कि मैंने सीने भी हैं। हुँ। एक ज़िम्मेवारी, उत्तरदायित्व को जो ऐसे उठाती थी अपने कंधों पर, हुँ। मुझे लगा कि ऐसी ही लड़कियाँ एक परिवार को बनाती हैं। जी। आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? वैसे तो आप पहले से जानते थे एक-दूसरे को। जी, पता भी था कि जी, आपके व्यवहार का उनको पता था, जी, उनके स्वभाव का आपको पता था। जी, जब पहली बार आपको लगा कि वो आपकी अर्धांगिनी बनने वाली हैं, जी। तो थोड़ा उस समय का माहौल बताएँ? दरअसल मेरे लिए उन दिनों किसी लड़की की तलाश हो रही थी जी। और उसको देखने के लिए मेरी जो मेरे से बड़ी बहन है मीना गईं। हुँ। उनको बहुत अच्छा नहीं लगा उसको देख के, वो टीचर थीं किसी गवर्नमेंट स्कूल में। जी। उन्होंने जब इनको देखा, हुँ। उनको लगा कि ये राकेश के लिए बिल्कुल ठीक है और मुझे पता भी था कि ये लड़की बहुत अच्छी है जी। और मैं अपनी बहन मीना की बात को बहुत इम्पोर्टेंस देता था। मानते थे। और जब इनको देखा, हुँ। मुझे लगा कि भगवान ने शायद मेरे लिए ही बनाया है और जीवन अभी तक ऐसा ही चला हमारा बहुत बढ़िया। कि जी। बड़ा भगवान की कृपा रही। हुँ। भगवान ने 2 प्यारे-प्यारे बच्चे दिए। बड़ी मेरी बेटियाँ इंशा आई पहले हुँ। 1982 में जी। और 83 में मेरा पुत्र आया आभास। हुँ। दोनों अच्छा पढ़े, विवेक स्कूल चंडीगढ़ में पढ़े जी। और अपनी माँ की पूरी सपोर्ट मिली, क्योंकि मैं तो विशेष तौर पर अपने बैंक में और अपने सामाजिक कार्यक्रमों में जी। और अपने कह सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहा। हुँ। तो बच्चों ने दोनों ने इंजीनियरिंग की और बहुत अभी अच्छा सब सेटल्ड सेटलमेंट हुआ। आपने एक बात कही थी कि आपका जो मैरिज है ये अरेंज्ड भी है और प्रेम विवाह भी है। जी। तो प्रेम वाला पार्ट भी कुछ बताएँ ना फिर? अरेंज्ड तो हुई क्योंकि माता-पिता ने निश्चित की जी। और प्रेम उसके बाद पैदा हुआ। अरे वाह! तो वो शादी होने के बाद शादी होने से पहले भी कुछ प्रेम था, जी, लेकिन वो गुप्त प्रेम था। मन में ज़ाहिर नहीं होता था। दोनों के मन में था दोनों उसमें। के मन में था। जी। हमारा पत्र व्यवहार होता था, अरे वाह! क्योंकि जब हमारी एंगेजमेंट हुई उसके बाद भी 1 डेढ़ साल हमारा पत्र व्यवहार चलता रहा और वो कहती हैं कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी और मुझे जी। शौक था कि मैं कुछ कविताओं की पंक्तियाँ, कुछ शेरो शायरी भी करता था। बहुत बढ़िया। उनको लगता था, क्योंकि वो एक साइंस के बैकग्राउंड की थी, उनको लगता था कि मैं क्या जवाब दूँ? हुँ। तो छोटा-सा जवाब देती थी, लेकिन बड़ा प्यारा लगता था। जी। पत्र व्यवहार की बात आप कर रहे हैं, तो आपकी क्या लोकेशंस दूर-दूर थी? वो मेरठ में थी, अरे! मैं चंडीगढ़ में था। अच्छा, तो फिर जी। जैसे आप कह रहे थे कि हम शादी से पहले जानते थे, तो मेरठ और चंडीगढ़ में कैसे? उनके रिलेटिव्स यहाँ पर, उनकी बुआ चंडीगढ़ में रहती थीं, जी। तो वहीं पर मेरी उनसे एक आध बार मुलाकात हुई हुँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। जी। और जैसा एक विनम्र स्वभाव और बहुत एक्कोमोडेटिंग, क्रोध नहीं है उनपे, हुँ। मुझ में था जी। और मैं बहुत कोशिश करता था उनको उकसाने की, इनको क्रोध आए, पर वो क्रोध नहीं करती थी। उससे धीरे-धीरे मेरा क्रोध भी समाप्त हुआ। आप जी। तो मार्शल आर्ट्स के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उस समय। मार्शल आर्ट्स में मेरा शौक रहा। एक्चुअली बचपन में जी। कई बार ये लगता था कि आप जब कहते हैं कि सीधे होते हैं, तो आप मंदिर के घंटे की तरह बन जाते हैं, जो आता है वो आपको घंटी बजा के चला जाता है। जी, जी, जी। मुझे लगा कि मुझे अपने आप को थोड़ा सशक्त बनाना पड़ेगा। हुँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ शुरुआत की, बॉक्सिंग से शुरुआत की। जी। उसके बाद धीरे-धीरे इंटरेस्ट पैदा हुआ कराटे में, शोटोकन स्टाइल कराटे में और बाद में जाके मुझे लगा कि
इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दो बार मैंने उनका गलत इस्तेमाल भी कर लिया। और जब भी किसी को हिट करता था बड़ा पश्चाताप होता था, लगता था कि मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता जी। कि मुझसे किसी को कष्ट ना हो। पर उसमें क्रोध का जो एक वेग होता था, उसके अंदर मैं कुछ गड़बड़ कर जाता था। बह जाती थी। तो मैंने धीरे-धीरे उसको ओवरकम किया, जिसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक मेरे बहुत परम मित्र हैं देवेंद्र मोहन सिंह बेदी, जी। वो हमारे फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। हुँ, तो वो मुझे कहते थे कि जब 2 देश भी लड़ लेते हैं, हुँ। बाद में होता क्या, युद्ध विराम होता है। विधि-विधान। तो हम जो अपना समय व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं किसी से आर्गुमेंट करने में, झगड़ा करने में, हम पहले ही क्यों ना कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाएँ। हुँ। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आसपास के वातावरण से, अपने मित्रों से मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया और धीरे-धीरे अपने आप को मैंने एक जी। सरल, सहज इंसान बनाया। जी। माताजी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। मेरी माँ जो है वो एक मालवीय परिवार से थी। जी। शादी से पहले उनका नाम था शांति मालवीय, और साहित्यिक परिवार से थी। उनके जो बड़े भाई थे प्रवासी लाल मालवीय, वो मुंशी प्रेमचंद की प्रेस के मुद्रक और प्रकाशक थे। हुँ। मुंशी प्रेमचंद का जो मैगज़ीन छपता था हंस, जी। उन्हीं की प्रेस में छपता था। और बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छा एक क्रिटिक भी थे। जी। और इनके मम्मी से एक और बड़े भाई थे नरेंद्र मालवीय, जी। जो कि धर्मयुग के सारिका के संपादक भी रहे। हुँ। और मम्मी जो मेरी थी, उनका नाम शांति मालवीय था। वो तब मुंशी प्रेमचंद के मैगज़ीन हंस के लिए जी। बहुत लिखा करती थी, हुँ। और उसकी आर्ट डायरेक्टर भी थी। जी। पेंटिंग्स बहुत अच्छी करती थी हुँ। और बहुत अच्छा लगता था। और मुझे याद है कि एक बार अपने भाई को राखी भेज रही थी, और बैठे-बैठे मेज़ पर उन्होंने एक कविता बनाई जी। कि भैया हमने जो भेजे हैं, हुँ। हृदय प्रेम के यह उद्गार, बाँध उन्हें अपने हाथों पर, करना तुम हम पर उपकार। तो हम महसूस करते थे कि क्या बात है कि ऐसे-ऐसे सच में। शब्द आते थे मन में। अब मैं तो एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम किया, उसके बाद सीआईआई भी किया, फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया। तो हिंदी के साथ तो कोई संबंध नहीं था, हुँ। पर क्योंकि माँ की भाषा, कहते हैं ना मातृभाषा, जी। पिताजी पंजाबी भी बोलते थे, मैंने तरफ ध्यान नहीं दिया, जी। हिंदी मेरे अंदर रच बस गई। बहुत बढ़िया पकड़ है आपकी भाषा में। जी। जी। मैंने तो स्वतंत्र भारत में अपनी आंखें खोली, 1954 में पैदा हुआ। जी। हमारा जो परिवार था, जो सुना है कि पाकिस्तान में सरगोधा जी। रहने वाले थे। जी। उसके बाद अमृतसर में भी हमारी कुछ ज़मीन जायदाद थी, जी। तो बहुत कष्ट तो नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा मकान था लॉरेंस रोड पे, जो जी। शायद 8 एकड़ में बना हुआ था, जिसमें कि पार्टीशन के वक्त बहुत से परिवार आकर ठहरे, जिनमें यश जी जो बाद में मिनिस्टर बने एक्साइज एंड टैक्सेशन, जी। वो भी रहे। और पिताजी ने, समझ लीजिए कि उन दिनों मेरे दादाजी ने 1925 में एक स्कूल बनाया अमृतसर में, राम आश्रम। जी। मेरे दादाजी का इतिहास ये था कि उनका नाम था आचार्य सुंदर सिंह। बेसिकली मैं एक सिख परिवार से को बिलोंग करता हूँ, जी। और अभी भी पूरी श्रद्धा रखता हूँ अपने धर्म के लिए। कह सकता हूँ कि एक सहजधारी सिख हूँ। जी। तो दादाजी इंस्पेक्टर स्कूल्स थे, जी। जिन्होंने शेर पंजाब लाला लाजपत राय जी के कहने से 1925 में एक स्कूल खोला। पहले अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया, और रामाश्रम स्कूल 2 बच्चों से खोला लॉरेंस रोड पे। जी। और धीरे-धीरे करते-करते वो स्कूल आज भी अस्तित्व में है। बहुत बड़ा स्कूल है और बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है अमृतसर का। तो दादाजी काफ़ी समय उसको संचालन करते रहे, और उसके बाद पिताजी 12 साल उसके प्रिंसिपल रहे। जी। तो उस स्कूल का भी इतिहास है कि उस स्कूल के अंदर ओपन एयर जैसे म्यूजिक टीचर्स थे। गीता बाली उस स्कूल में पढ़ती थी, जो बाद में बड़ी अच्छी अभिनेत्री बनी। जी। और जो प्लेज होते थे, मुझे कुछ दिन पहले जो पंजाब के गवर्नर थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेफ्टिनेंट जनरल वीके छिब्बर, जी। उन्होंने बताया था, छिब्बर जी ने, कि प्लेस को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में दर्शक आते थे। स्कूल के प्लेस में। जी, टिकटेड प्लेस होते थे जो स्कूल की बिल्डिंग फंड के लिए किए जाते थे। जी। जी। और ऐसे प्लेस होते थे कि उसको देखने के लिए कई बार पंडित नेहरू भी आए वहाँ पर, अरे वाह! और बड़े-बड़े जो दिग्गज लोग थे उसको देखने आते थे। और उनको भी उसमें उनके प्लेस में काम करने का मौका मिला, और वो बड़े गर्व से बताते हैं कि मुझे, पापा का नाम वीर था, जी। कि मुझे वीर जी के प्लेस में काम करने का मौका मिला। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो सुन के वो कहानियाँ लगता है कि मैं उनको अपने
मानस पटल पर देखता हूँ, हालांकि मैंने कभी वो सब चीज़ें देखी नहीं है जी क्योंकि उम्र का तकाजा था, बहुत मेरी उम्र में डिफरेंस था। जी। स्टेज की ही बात करते हैं, आप जी। भी काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, काफ़ी स्टेज शोज़ किए हैं आपने। हम्म, जब आपने पहली बार जी स्टेज पे कदम रखा, जी। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं दरअसल बचपन में बहुत शर्मीला था, जी, शायद अभी भी मैं काफ़ी शाई हूँ। जी, बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने की मुझे इच्छा नहीं होती, जी, तो मेरे हाथ कांपते थे जब मैं टेलीफोन पे पकड़ता था। तो मैं जी, उन दिनों, मेरे भाई का स्कूल था सेक्टर 19 में, प्लेवे स्कूल। जी, मैं खुद शायद 11वीं में पढ़ता था, प्रेप में था। तो भाई ने कहा कि तुम इंग्लिश पढ़ा दिया करो आकर, थोड़ा इंग्लिश मेरी ठीक थी, जी, मैं पढ़ाने जाया करता था। तो देखा कि साथ ही आकाशवाणी का दफ्तर था, 19 में। उस पे देखा कि ऑडिशंस हो रही हैं। जी, सो चलिए मैं भी लाइन में लग गया। तो किसी ने आके कहा कि आप टोकन लेके चले जाइए, आपकी बारी 2:30 बजे के करीब आएगी। मैं टोकन लेके वापस आ गया, घर आके सो गया। फिर ख्याल आया 3 बजे कि मैं तो जाना था वहाँ पर। जी, जब गए तो बारी आई हुई थी। जी, उन्होंने मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए कहा, अभी तक याद है कि सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी। जी, 18 को हिंदी में 18 कहते हैं, जी, 6 को 6 कहते हैं। 6 का। वो क्योंकि माँ के साथ बैठकर उच्चारण शुद्ध था, जी, और उर्दू क्योंकि पिताजी को बहुत अच्छी आती थी। गज़ल बोलना है, गज़ल नहीं बोलना, जी। वो सब ठीक था। तो बोल के वापस आ गए। नेक्स्ट डे जब लिस्ट देखी तो नाम टॉप पे था, बोलने का मौका मिला। जी, और वहाँ पर कुछ दिग्गज थे जिनको मैं गुरु मानता हूँ अभी तक, जी। श्री विजय वशिष्ठ जी, अरे! सविता सिंह जी। बहुत सीनियर तो लोग। ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। हुँ, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि एक बंद कमरे के अंदर माइक के सामने बैठकर हम बोल सकते हैं। जी, मैं एक बार चंडीगढ़ का कार्निवल हो रहा था, श्रीमती स्वर्चा पॉल, स्वर्गीय श्रीमती स्वर्चा पॉल बहुत सुंदर ढंग से उसका आयोजन करती थी, चंडीगढ़ के जी, कार्निवाल का। जी। मैं उनके पास पास लेने के लिए गया, हुँ, आर्ट, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी और म्यूजियम में बैठती थी। जी, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ सुनी हुई है, जी। क्या आप कोई प्रोग्राम देते हैं आकाशवाणी पर? मैंने कहा यस, मैं देता हूँ, मन भावन और सबरस कार्यक्रम। उन्होंने कहा आज हमारे कार्यक्रम का मंच संचालन आपने करना है। अब मुझे काटो तो खून नहीं, क्योंकि कभी इतनी ऑडियंस के सामने तो बोले ही नहीं थे। जी, उन्होंने ऐसा कुछ मुझे वचन दिया कि आप मेरे छोटे भाई हो, बड़ी बहन की आज्ञा को नहीं टालना, करना ही पड़ेगा। मरता क्या ना करता, वो मानना पड़ा। जी, और शाम को हालत ये थी कि पानी बार बार पीता था और बार बार मुझे यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता था, बहुत घबराहट थी। एक और लड़की थी, शायद किसी स्कूल की वो टीचर थी, समिंदर कौर, जी। उसने मेरे साथ इंग्लिश में बोलना था। हुँ, बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस हुआ कि शाम को जब हम मंच पर चढ़े जी, तो शुरुआत उस लड़की ने की, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा कि चलो जान बची। हुँ, उसके बाद एक बड़े सीनियर IAS ऑफिसर थे, उनकी धर्मपत्नी ने एक क्लासिकल नृत्य पेश करना था। जी, ज़्यादा यूथ आता था उस प्रोग्राम में, तो क्लासिकल नृत्य का इतना कोई स्थान नहीं था, लेकिन क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे, हुँ, उनकी वाइफ को एकोमोडेट किया गया था। जी, तो नृत्य के बीच में तालियां बजनी शुरू हो गई। हुँ, वो लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है सर कि ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने कहा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, बीच में बिना मतलब के तालियां बजना ये होटिंग होती है। जी, वो लड़की घबरा गई, कहती है सर अब मैं नहीं बोलूँगी, अगला आप ही बोलना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, मुश्किल में पड़ गया। हुँ, अब जब समाप्त हुआ जी, तो मैंने, अभी तक याद है कि क्या अनाउंसमेंट की, बहुत बरस पहले की बात है ये। हुँ, मैंने कहा चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर शहर है, शिवालिक पर्वतों की गोद में बसा हुआ। जी, यहाँ के लोग कला के प्रेमी हैं, कला के पारखी हैं। हुँ, और जिस तरह से नृत्य के बीच में आपने करतल ध्वनि करके हुँ, कलाकार का हौसला बढ़ाया, बहुत बढ़िया। हम महसूस करते हैं कि आपके मन में बहुत अनुराग है हुँ, शास्त्रीय नृत्य के लिए। हम आपको एक और नृत्य दिखाने जा रहे हैं। बड़ा शोर मचा जोर से, नो जी, नो जी, नो जी, नो जी। नो। कुछ कपलेट्स याद करने का शौक था, तो मेरे अंदर से एक कपलेट निकला, मैंने याद किया था। मैं लिखता नहीं हूँ, जी, सिर्फ सुनी हुई चीज़ें या पढ़ी हुई चीज़ें बोलता हूँ। मैंने बोला कि खामोश हुँ, भरी महफिल में हुँ, चिल्लाना नहीं अच्छा, हुँ, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात है। शांत हुए। उसके बाद फैशन शो था जिसको देखने के लिए लड़के आए हुए थे, यूथ उसी को देखने आया था। और मैंने पहले ही कह दिया था, संजय कोठारी होते थे होम सेक्रेटरी, जी, श्री VK दुग्गल हमारे एडवाइज़र थे, जी, कि मैं फैशन शोज पसंद नहीं करता, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। हुँ, दे एग्रीड। एक लड़की थी MCM कॉलेज की, हुँ, उसने बोला कि एक शेर सुनाती हूँ, शीशी भरी गुलाब की हुँ, पत्थर पे तोड़ दूँ, जी, तू जो कहे तो स्कूल कॉलेज जाना भी छोड़ दूँ। अरे वाह!
ये तो लड़कों ने जी वो शोर किया। मचाया, लड़कों का ये नारा है एमसीएम हमारा है। हम्म, तो लड़की कुछ नौसिखिया थी, कुछ अच्छा जवाब देना चाहिए था, कहती है कि आवारा लड़के आ गए हैं, पुलिस वालों ने उनको उठा के बाहर फेंक दो। अरे, तो उससे प्रोग्राम खराब हो रहा था। जी हाय तौबा हो गई। संजय कुठारी जी भागते हुए आए मेरे पास कि राकेश संभालो, जी। और भगवान की कृपा से एक कपलेट मेरे जहन में आ गया। हम्म, तो मैंने कहा कि मेरे नौजवान दोस्तों, दिल की बात लबों तक लाकर हम्म, अब तक हम दुख सहते हैं। जी हम समझे थे इस महफिल में दिल वाले भी बैठे हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, अजी दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या एंड देयर वाज ए लाउड थंडरस अप्लॉज। उसके बाद मैं शेर बन गया। फिर उसके बाद मैंने सारा प्रोग्राम, लड़की अगर बोल रही है तभी ठीक है, नहीं बोल रही तब भी बोलता रहा। आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे लगा कि ये तो मेरे मित्र हैं, जी। माइक मेरा दोस्त है। एंड दिस वाज योर फर्स्ट शो? इट वाज माय फर्स्ट शो। क्या बात, क्या बात। उसका मुझे वर्ड फॉर वर्ड याद है कि मैंने क्या क्या बोला था। और उसके बाद वीके दुग्गल जी ने बाद में कहा कि तुम छुपे कहाँ हुए थे। और आप बिलीव करें कि उसके बाद 10 साल चंडीगढ़ के हर मंच पर मैं नज़र आया, सारे स्टेट लेवल फंक्शंस में, जी, और बहुत मैंने आनंद लिया उस वक्त का। इट वाज माय गोल्डन पीरियड। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आजकल फिर आप स्टेज शोज वगैरह क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने उसके बाद 1995 में जी मैंने ये देखा कि जब कोई बड़ा फंक्शन होता था, जैसे रोज़ फेस्टिवल होता है, तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते थे जी। और वो मुझसे शिकायत करते थे, नाम क्यों लेना है किसी का, कि देखो हमसे इतना बड़ा पैसा ले लिया और इतना छोटा सा हमारा इन्होंने लोगो लगा दिया, जी। मज़ा नहीं आया। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं क्यों ना कोई ऐसी फाउंडेशन बनाऊं, कोई ऐसी संस्था बनाऊं जी जिसमें कि मैं छोटा सा अमाउंट दूँ और कितना बड़ा इनको मैं करके दिखाऊं। जी। तो मैंने अपने पिताजी के नाम पे वीरदेव फाउंडेशन, जिसको कहना चाहिए कि श्री वीके दुग्गल जी ने ही अपने आशीर्वाद से उसको नवाजा, जो हमारे चंडीगढ़ के एडवाइज़र थे। जी। और उसके बाद वो बन गई और ऐसे ऐसे स्पॉन्सर्स मेरे साथ खड़े हुए, जैसे बैंक ऑफ पंजाब था, एक परी राइस था, जी। और एक गुप्ता जी हैं ट्राइडेंट ग्रुप के, वो थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, इंडसइंड बैंक, जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मेरे साथ खड़े हो गए और मुझसे पूछते थे कि अगला कार्यक्रम कब करेंगे। मैं इनसे 10-10, 12-12, 13-13 हज़ार लेके इकट्ठा करता था और एक सुंदर कार्यक्रम करता था। क्या बात। तो हमने तकरीबन 39 प्रोग्राम्स किए वीरदेव फाउंडेशन के बैनर के तहत। बहुत ही उसमें हम कुछ अच्छे कलाकारों को लेकर आए, जैसे रूप कुमार राठौर को हमने इंट्रोड्यूस किया। जी। गज़ल बहुत अच्छे गायक थे, फर्स्ट टाइम हम उनको लेकर आए चंडीगढ़ में। और बहुत से अच्छे, अनूप जलोटा जी, चंदन दास जी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, विनोद राठौर, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमने, विनोद सहगल जी। विनोद सहगल, डॉली गुलेरिया, जी। हंसराज हंस, ये और तो उस समय बहुत के अच्छे सभी अच्छे फेमस जी सिंगर्स जी आपने जी कवर कर लिए। कविता कृष्णमूर्ति को भी हम लेकर आए। जी। तो बहुत अच्छे अच्छे हमने कलाकार यहाँ पर प्रस्तुत किए। और हमारा एक उद्देश्य बना, हमको लगा कि हम जो कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम से पहले 15-20 मिनट हम कुछ ऐसा करें जो सोशल एंगल से अच्छा हो। जी। तो एक मेरे मित्र थे जिनके 2 बच्चों को थैलेसीमिया था। जी। मुझे नहीं पता था कि थैलेसीमिया क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरे दोनों बच्चों के लिए मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है महीने में 1-2 बार, जी। क्योंकि ये बच्चे अदरवाइज़ अपना रेड ब्लड सेल नहीं बना सकते। जी। और जब उनको रेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो ब्लड ले लेता है, बॉडी एक्सेप्ट करती है रेड ब्लड को, लेकिन उसका जो आयरन है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो उनको 6 महीने में एक बार आयरन चिलेशन थेरेपी से उनके अंदर से आयरन को निकालना पड़ता था। और अगर आयरन कोई नहीं निकल पाता था तो उसके हेड्स बॉसी बन जाते थे। और इन बच्चों का जीवन भी लिमिटेड सा ही होता है, बड़ा कष्ट था। तो हमने उनके लिए अवेयरनेस के लिए, जिसमें डॉक्टर महेश हिरनंदानी जी। एक बहुत ही रिनाउंड बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, आजकल भी Cloud9 में है, तो वो हमारे साथ खड़े हुए और हम आधा घंटा पहले लोगों को बताते थे कि थैलेसीमिया क्या है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर कोई थैलेसीमिया कैरियर है, उसकी दूसरे कैरियर से शादी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई थैलेसीमिया मेजर है, उसको ध्यान से शादी होनी चाहिए, कि शादी से पहले जैसे हम कुंडली मिलवाते हैं वैसे आप ब्लड स्क्रीनिंग भी करवा लीजिए। तो हमने बहुत प्रोपेगेट किया इसको और लोगों ने बड़ा इसका हमारा समर्थन किया। सारे सोशल, हाँ, बड़े मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमको बहुत समर्थन हमारा किया। हमारे पिताजी वीरदेवा भी बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं जी। आपने तो दिखा के शोज करके जी। लोगों को अवेयर किया। जी। दैट वाज अ वे। जी।
वो तो सोशल वर्क जो करते थे जी बिना बताए किसी को चुपचाप, जी। मैंने सुना है मास्टर मोहनलाल जी की स्टोरी जब मिलने आए थे आपसे। मास्टर मोहनलाल जी, पापा हमारे स्कूल्स की विजिट करते थे, जी इंस्पेक्शन करते थे। पठानकोट में गए जी तो देखा कि एक बच्चा बाहर बर्फ़ के गोले बेच रहा है और कमज़ोर बच्चा है। तो प्रिंसिपल से बात हुई, उसने बताया कि ये बच्चा बड़ा होनहार था, जी क्योंकि छोटे भाई-बहनों को पालना है और इसके शायद पिता नहीं है, जी तो उसकी वजह से इसको मेहनत करनी पड़ती है। तो पापा ने उस बच्चे को अंदर बुलाया कि तुम पढ़ना चाहते हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो पापा ने उसको एमए तक सपोर्ट करवाया बहुत बढ़िया। और वो बाद में जाकर उन्होंने 5 विषय में एमए की, 5 सब्जेक्ट्स में एमए की, एलएलबी किया, बहुत कुछ किया और बाद में वो पंजाब के मंत्री बने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और मास्टर मोहनलाल शर्मा पठानकोट के। जी तो बहुत प्यार करते हैं हमको और पापा का बड़ा सम्मान करते हैं, उनको जी। अपना गॉडफादर कहते हैं। जैसे हमने उनके नाम पे वीर देवा फाउंडेशन शुरू करी जी, थी, जी, आगाज़ बहुत अच्छा रहा। जी। बीच में अभी कुछ सालों से इस पे काम नहीं हो रहा है। मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 88 में रहा करता था, जी तो एक्टिव था। जब से मेरे बच्चे अपने-अपने मार्ग पर चले गए, बेटा इंग्लैंड में है, बेटी बॉम्बे में है, एक टीम, कुछ मेरे मेंबर्स का देहांत हुआ, मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ जी और मेरे कुछ साथी कम हुए, तो मैं बीच में थोड़ा-सा शिथिल पड़ा। जी तो पिछले तकरीबन 8-9 साल से अभी हमने उसको ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। तो बड़ी अच्छा है क्योंकि कुछ अच्छे लोग मुझे मिले हैं अभी, उसमें आप प्रमुख हैं। जी। तो निकालते हैं ना बस्ते से बाहर, जी, देखो जी। ना, तो कुछ मुझे करते हैं। उत्साह मिला है कि हुँ, हम कुछ कर सकते हैं, दोबारा कुछ कर सकते हैं। जी। चलिए अब कुछ बात करते हैं आपके बैंकिंग करियर के बारे में। जी, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपको जानते हैं कि एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पे, लेकिन आपका जो करियर था, जो हुँ। मेन तो आप एक अच्छे बैंकर थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस समय बैंकिंग का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और कुछ सालों के बाद कंप्यूटर्स भी आए, हुँ। आपने वो दौर भी देखा है जब जी, लेजर्स में एंट्री होती जी, थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब हाथों से चेक वो ड्राफ्ट वगैरह बनते थे, जी, और ये दौर भी देखा है जब सब कुछ कंप्यूटराइज़्ड हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार थोड़ा उस पे भी नज़र करें, बैंकिंग के सफ़र में? मैंने कैनरा बैंक 1978 में जी। दिसंबर में जॉइन किया। सॉरी टोक रहा हूँ मैं आपको। जी, आपने जब जॉब ढूँढनी शुरू करी तो जी। क्या ये आपका पहला, जी, नहीं। तो शुरू से शुरू करते हैं फिर, आपने अ, कैसे शुरू करियर शुरू में किया? जब मैंने बीकॉम किया, जी, तो सबसे पहले मैंने पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जी, अपना करियर शुरू किया। जी, पर वो करियर बड़े अजीब ढंग से शुरू हुआ था क्योंकि तब मेरा बीकॉम का रिज़ल्ट आना था जी। और पापा के एक मित्र थे, हुँ, श्री यश जी, जी, जो उन दिनों पंजाब के एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे। जी, तो मैं उनके दफ़्तर में पहुँच गया, बिना अपने पिताजी की परमिशन लिए। उनके पीए को मैंने जब कार्ड दिया, उसमें पापा का नाम लिख के नीचे अपना नाम लिख के कि उनका सुपुत्र हूँ मैं। सुपुत्र मानता था, पता नहीं क्या था। नहीं, नहीं, सुपुत्र हैं तो सर। उन्होंने एकदम अंदर बुलाया कि हाँ, मेरे बेटे बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि पीएसआईडीसी में कुछ वैकेंसीज़ है, जी, मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने इमीडिएटली पीए से कहा कि चेयरमैन एसएल कपूर होते थे, मुझे अब तक नाम भी याद है, उनको जी, मिलाओ। जी, एसएल कपूर जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और लेकिन इस काम को मैं डायरेक्ट अजीत सिंह चट्ठा जी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो ही देखते हैं। जी, तो चट्ठा जी से बात हुई, उन्होंने एक प्रश्न किया कि एक्सपीरियंस कितना है? जी, उन्होंने मेरे से पूछा एक्सपीरियंस कितना है? हुँ, मैंने कहा अभी तो रिज़ल्ट आना है बीकॉम का। जी, तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया। बिल्कुल फ्रेशर। अरे बेटा बिना पढ़े तुम आ गए यहाँ पर, वो 2 साल का एक्सपीरियंस माँगते हैं हुँ, और तुम ऐसे आ गए। तो उन्होंने चट्ठा जी को ऐसे कहा कि देखो मेरा भतीजा था, पता नहीं बिना बात के आ गया है मेरे पास, हुँ, बिना देखे आ गया है, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, पर मुझे लगा कि उनको लगा कि उन्होंने मुझे टाल दिया है हुँ, और मुझे लगा कि मेरा काम हो गया, जी, क्योंकि मैं तब स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट था, जी, नौजवान था। नेक्स्ट डे जब मेरी इंटरव्यू हुई, अभी तक मुझे याद है कि डी शर्मा जी हमारे जनरल मैनेजर थे हुँ, और प्रीतम सिंह ग्रोवर हमारे अकाउंट्स ऑफिसर थे, जी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे। तो प्रीतम सिंह ग्रोवर जी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? भूले हुए थे सब कुछ। मैंने कहा जी अगर मैं कैपेबल अकाउंटेंट हूँ, कोई एरर आ ही नहीं सकता। हुँ, कहते बाई चांस। मैंने कहा सर बाई चांस वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जी, बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न, बड़ा अच्छा सवाल, उसका बड़ा मूर्खतापूर्ण जवाब था। हुँ, बचपना था, वो चुप हो गए। हुँ, उसके बाद
शर्मा जी ने मेरे से पूछा, जो जनरल मैनेजर थे, कि एक कमरे में अकेले बैठे हो बिफोर ए मिरर, हाउ डू यू स्पीक टू योरसेल्फ? मैंने कहा सर, एक कमरे में अकेले बैठना एक शीशे के सामने एक आदमी को तो शोभा नहीं देता, अगर महिला होता तो मेरे शोभा देता। अरे वाह! कलाकार वाली बात है ना जी। तो ये हम्म, बात मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आई। हम्म, वो भी चुप हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कोई और प्रश्न, कहते नहीं बस आप जाएगी, जी, काफ़ी है, इतने प्रश्न काफ़ी है। ठीक है। तो और नेक्स्ट डे आप विल बी सरप्राइज, मेरा नाम टॉप पे था, क्योंकि मंत्री जी ने अपना भतीजा मुझे घोषित कर दिया था। अब गवर्नर एट होम पे हम सब जाया करते थे, पिताजी जाते नहीं थे, मैं ज़बरदस्ती, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उनको साथ ज़बरदस्ती ले गया। वहाँ पर वो मंत्री जी भी मिल गए। पापा ने कहा मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने मित्र से जो मंत्री हैं। वो कहते मैं तो जानता हूँ इसको, मेरे पास आया था ये, काम हुआ तेरा? मैंने कहा काम हो गया था, बताया नहीं यार, मैं थैंक्स कर देता हूँ उनका। पापा फेल्ट वेरी बैड, और उन्होंने कहा कि देखो, एक तो तुम बेगिंग करने गए, भिक्षा मांगने गए, जी, दूसरी बात अगर काम हो गया तो धन्यवाद करने जाना चाहिए था। जी, अब तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं बड़ा कंफर्टेबल था वहाँ पर, क्योंकि मेरे जो अधिकारी थे, शायद डी महेंद्रू जी थे, बहुत प्यार करते थे, और वो मुझे कहते थे तुम्हें एक प्रॉमिस नज़र आता है, यू विल गो अप इन द लाइफ। बट पापा ने पहले तो बात करनी बंद करी, तो मैंने ज़्यादा परवाह नहीं करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद अपने आप बात करना शुरू कर देंगे। फिर खाना जब बंद किया तो मुझे लगा ये तो काम ज़्यादा गंभीर समस्या हो रही है, तो मुझे छोड़ना पड़ा। और सब हैरान हुए कि अच्छी भली नौकरी को क्यों छोड़कर जा रहा है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था हर किसी को, क्योंकि मुझे पीएनबी हिसार में ज्वाइन करना पड़ा। जी, एंड अनफॉर्चुनेटली माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वाज मच इंजर्ड, ही वाज इन अ सीरियस कंडीशन, तो मुझे फिर चंडीगढ़ पीएनबी को भी छोड़ के आना पड़ा। उसके बाद 78 में अपने 5-6 साल बर्बाद करने के बाद मैंने कैनरा बैंक ज्वाइन किया 1978 दिसंबर में, द फाइनल वन। और जी, फिर 2014 30 जून तक वहीं पर रहा। जी, और बैंक का ये था कि मुझे बहुत प्यार मिला, सब साथियों का बड़ा सहयोग मिला, और जो मेरे टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनसे मुझे बहुत प्यार मिला, क्योंकि मेरा एक संकल्प था कि एक सोशल सर्विस है जिसके लिए हमको सरकार पैसे भी देती है, तो बहुत अच्छा लगा काम करके। क्योंकि जिस समय आपने बैंक को ज्वाइन किया, जी, उस समय भारत को बनाने वाली संस्था ही बैंकिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देश में पैसा कम था। जी अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहे या किसी भी तरह का काम करना चाहे तो जी। उसको पैसों की जरूरत होती थी। बिल्कुल बिल्कुल और बैंक्स बहुत उस टाइम सख्त हुआ करते थे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने, मैंने सुना है कई लोगों की मदद भी करी है, लोन्स भी आपके पास थे। रिटेल एसेट हब में जी, मैं रहा हूँ, तो जितने प्रोजेक्ट्स थे उन दिनों जीरकपुर काफ़ी एक प्रोग्रेसिंग एरिया रहा है, अभी भी है। जी, तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बन रहे थे, लेकिन लोगों को लोन की सुविधा तब मिलती है अगर कोई बैंक उसको अप्रूव करता है। जी, तो बहुत से प्रोजेक्ट्स को हमने जाकर विजिट किया और देखा कि अच्छे हैं, जैसे आसपास के सावित्री ग्रीन्स, सुषमा, जी, बहुत से प्रोजेक्ट्स को हमने अप्रूव किया। जी, उससे ये हुआ कि लोगों को हमने यही कहा कि लोन्स के लिए हमारे पास भेजें, अप्रूव हो जाता है तो लोन देने में समस्या नहीं आती। बहुत हमने लोन्स दिए, बहुत लोन्स दिए, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन्स बहुत दिए, और भगवान की कृपा से जिन जिन को लोन दिया उन सब ने अपने लोन वचन के मुताबिक उसको पूरा वापस जमा किया। करवाया, और जीवन बड़ा अच्छा निकला। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बैंक के अंदर की बात, उनके बहुत स्टाफ अच्छा, के साथ? बहुत अच्छा। जी। सबसे बड़ा मुझे प्यार मिला, क्योंकि किसी से ईर्ष्या द्वेष हमने रखी नहीं। और कैनरा बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर आपस में बहुत एक परिवार की तरह से, मुझे याद है क्लोजिंग में हमारे जो हेड होते थे ब्रांच के, अपने घर से खाना बनवा कर लाते थे, उनकी धर्मपत्नी और उनका परिवार के लोग अपने हाथ से हमको सर्व करते थे। एक कैनरा बैंक का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इतने प्यार से सब रहते हैं आपस में, जी, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं, बहुत। और अपने छोटों से प्यार करते हैं। आपके जो बीच का कलाकार था उस जी। समय, वो भी पूरे यौवन पे था। जी उस कलाकार में और एक बैंकर में जी। कभी टकराव नहीं हुआ कभी नहीं हुआ, बैंक की तरफ से? कभी नहीं हुआ, जी, क्योंकि मैं पहली बार, मेरे एक चेयरमैन थे श्री रत्नाकर जी, बी रत्नाकर जी। जी, उन दिनों मैं विविध भारती में जाता के लिए, तो कैजुअल अनाउंसर के रूप में श्री आर के तालिब एक बहुत महान देवता पुरुष थे, जी, जो कि हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे। तो वो मुझे कई बार कहते थे कि वैसे तो एक कैजुअल को 3 दिन से ज़्यादा मिलता नहीं है, जी, मुझे ज़्यादा समय देते थे कि बेटा 3 दिन का तुम्हें लेके बाकी हम किसी को दान कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो एक तो रेडियो स्टेशन जाके बहुत अच्छा लगता था, और उसकी
ऐसा रूल होता है कि 1/3 आपको देना पड़ता है अपने संस्था। जी। तो मैंने उनसे बात की जब हमारे चेयरमैन चंडीगढ़ में आए हुए थे कि एक कलाकार को अगर कला की सेवा कर रहा है और बैंक का नाम भी ऊंचा कर रहा है तो उसके पैसे क्यों काटे जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कलाकार के पैसे नहीं काटे जाएंगे। एंड ही इमीडिएटली गेव मी ए ब्लैंकेट परमिशन, आप आकाशवाणी दूरदर्शन पे जा सकते हो। जी। मुझे एक बहुत बड़ी सुविधा मिली, बहुत प्यार मिला मुझे उन सब का, जी। सारे अधिकारियों का। बहुत से लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत से लोग आए चले गए, पर किसी ने मेरे साथ कोई कठिनाई मेरे लिए उत्पन्न नहीं की। और बड़ी चीज़ क्या होती थी कि कई बार कुछ ऐसी संस्थाएं थीं, जैसे नाम लेना चाहूँगा, लेबर कमिश्नर हरियाणा की थी श्रीमती सतवंती अहलावत। जी। उनको मेरी सेवाएं अच्छी लगती थी, जी। तो वो मुझे बहुत जगहों पे साथ लेकर जाती थी। कहती थी कि आप जल्दी समझ जाते हो और उसको एक्सप्लेन अच्छे ढंग से कर लेते हो। जी। जैसे कुरुक्षेत्र में काफ़ी अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का कुछ कॉन्फ्रेंस था, जी। तो फाइल को स्टडी करके मुझे उनको एक्सप्लेन करनी थी चीज़ें। तो वो बहुत मदद करते थे। मुझसे कई बार पूछते थे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और मैं किसी से पैसा नहीं लेता था, मैं निःशुल्क काम करता था। तो क्या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं कहता था हम अगर मजाक में कहा जाए, वी आर डिग्निफाइड बेगर्स। बैंकर्स जो हैं, तो हमें तो इच्छा होती है कि हमें कुछ मिल जाए, डिपॉजिट मिले। उन्होंने बहुत अच्छे डिपॉजिट्स दिए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर थे, बहुत प्यार करते थे, जी। बहुत डिपॉजिट्स दिए उन्होंने। इस ढंग से कई बार हम उम्मीद करते थे कि 5 करोड़ मिले तो हमको 50 मिल जाता था। क्या बात है। तो इतना लोगों का प्यार था। आपकी बैंकिंग के जॉब में भी आपको कलाकार के जीवन का बहुत फायदा हुआ है इसमें। जी, जी, और जो आपके सहकर्मी थे, जी। उनसे कैसा माहौल रहा? बहुत अच्छा। कई बार तो ये महसूस होता था कि जब उनके पास जाता था, बैंक में जाता था, क्योंकि कई बार काफ़ी दिन बैंक में नहीं जा पाता था, जी। वो शायद एक मिस करते थे, मुझको मिस करते थे। अभी तक जिस तरह से उनको प्यार मिलता है, मैं जब भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आता हूँ, तो जब उनको प्यार मिलता है, जी। हमेशा महसूस किया कि एक परिवार है, जी। जो एक दूसरे को फलता-फूलता देखकर, आगे बढ़ता देखकर खुश होता है। हुँ। लेग पुलिंग नहीं थी, अभी भी नहीं है। हुँ। शायद मैं अभी तो कह सकता हूँ कि दावे से कह सकता हूँ कि कैनरा बैंक सर्विस वाइज शायद सबसे बेहतरीन बैंकों में एक है। बहुत बढ़िया। अरोड़ा साहब, आपकी लाइफ तो रोमांच से भरी पूरी है, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके अभी तक बिल्कुल रोमांचक लाइफ जी है आपने। जी, जी। आपकी कुछ हॉबीज भी थी क्या? हॉबीज़ मेरी धीरे-धीरे पता चली, जी। जो मेरे अंदर की चीज़ें थी धीरे-धीरे उभर कर सामने आईं। किसी वक़्त में कहते हैं बचपन का जो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत मुश्किल से जाता है। हुँ। किसी को गाते देखता था तो इच्छा होती थी मैं भी गाऊँ, जी। और बाथरूम में अच्छा गा लेता था। बाथरूम सिंगर बहुत एक बढ़िया दो रहा। बार पिताजी ने सुन के कहा कि बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन सबके सामने गाने की हिम्मत नहीं होती थी। हुँ। अब जब रिटायर हुआ हूँ, हुँ। तो मुझे लगा कि क्या करूँगा, खाली बैठे-बैठे क्या करूँगा? समय तो पास करना है। हुँ। किताब कितना पढ़ लेंगे? किसी से मुलाकात कितनी कर लेंगे? हुँ। अपने साथ भी समय व्यतीत करना है, अपने आप को जानना है। जी। ये टाइम है सेकंड इनिंग्स का, जबकि अपने आप को भी जानना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी हॉबी डेवलप की कि रेगुलर एक्सरसाइज, कि अपने शरीर को अगर मैं बस स्वस्थ नहीं रखूँगा तो अस्त-व्यस्त हो जाऊँगा। बिल्कुल। वज़न का ध्यान रखूँ, लिमिटेड खाऊँ, बहुत बढ़िया। ड्रिंक्स मैं करता नहीं, हार्ड ड्रिंक्स मैं लेता ही नहीं, जी। मैं पसंद नहीं करता हूँ नॉन-वेज को, तो मैं पानी खूब पीता हूँ, भोजन तो उतना ही खाता हूँ जितनी आवश्यकता है, जी। अच्छा महसूस करता हूँ, और कम से कम 2 घंटा, डेढ़ 2 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और शाम को अगर समय मिले, आधा घंटा एक्सरसाइज तो ना सही, लेकिन मैं वॉक कर लेता हूँ। जी। और साथ गाने का मुझे शौक पैदा हुआ। हुँ। मैंने एक म्यूज़िक सिस्टम लिया, उस पे माइक के साथ, गाना शुरू ब्लूटूथ के किया। साथ एक कैराओके गाना शुरू किया, अच्छा लगा। जी। कोई पसंद करे ना करे, अपने आप को अच्छा लगा कि ये चीज़ दबी हुई थी, इसको बाहर निकालो तो सही। हुँ। कब निकालोगे? जी। ज़िंदगी तो निकलती चली जा रही है। हुँ। एक मुझे स्केचिंग का बड़ा शौक था। जी। जैसे कोई मेरे भी। साथ बैठा है, मेरा हुँ। साथी बैठा है और मैं फ्री हूँ, हुँ। अगर वो स्टिल बैठा है तो मैं उसका साइड पोज़ बना लिया करता था। जी। और बाद में जब वो देखता था, हैरान होता था कि ये तो कमाल का बना लिया ये आपने। तो बिल्कुल नई बात बताई आपने। स्केचिंग का शौक रहा। जी। और एक मुझे अभी भी कहना चाहिए कि लिखने का, कुछ हुँ। कविताएँ मैं लिख लेता था। जैसे सबसे मेरे जीवन के वो क्षण थे जबकि मैं बहुत दुखी हुआ था। माता-पिता का तो जो देहांत होता है वो तो ख़ैर हर कोई महसूस सबसे बड़ा करता दुःख है। होता है। जी। लेकिन
इंदिरा गांधी की जो हत्या थी जी मुझे अंदर तक झंझोड़ गई थी। तब पहली बार मैंने कविता लिखी थी और उसमें अपने हृदय के उद्गार मैंने प्रकट किए थे। मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। फिर कई बार विचार आए मन में, अगर आप लिख लें उसमें तो पन्ने पर आ जाता है, अदरवाइज वो हवा में चला जाता जी है। बिल्कुल ठीक। तो लिखने का शौक़ था, कुछ मैं पैराग्राफ्स भी लिखता था और शुरू में मुझे ट्रिब्यून में लिखने का शौक़ था। द ट्रिब्यून में जी मैं लेटर टू एडिटर में बहुत मेरे लेटर्स छपते रहे, फ्रीक्वेंटली छपते रहे। फिर धीरे-धीरे उस शौक़ की जगह किसी और शौक़ ने ले ली। मतलब जीवन के हर रंग को मैंने भरपूर जिया है, आनंद लिया तो उसका। आपका शौक जो रहा है वो जीवन को आनंदमय जीना रहा है। आनंद में जीने का। बहुत बढ़िया। चलिए, काफ़ी बातें हो गई हैं, अब एक आखिरी आपसे सलाह लेनी है। जी, अभी जो आपके पास सुनहरे साल बचे हैं जी, लाइफ के, जी। इसको आप कैसे व्यतीत करेंगे? क्या सोचा है? मेरा बहुत मुझे आनंद आता है जब मैं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता हूँ। कुछ समय पहले, अभी लॉकडाउन से पहले, मेरे एक पुराने परिचित थे जो सौभाग्य से, नाम भी उनका सौभाग्यवर्धन है। जी, वो नॉर्थ ज़ोन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर बने जी, और मैं किसी जगह पे बोल रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, शायद कोई नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप थी, जिससे मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप, विजयपाल सिंह जी हैं, डीएसपी होते थे चंडीगढ़ के, बहुत प्यार करते हैं। जी, उन्होंने कहा आपने मंच संचालन, तो मैं चला गया मंच संचालन करने के लिए। वहाँ पर सौभाग्यवर्धन जी ने पीछे से मेरी पीठ पे हाथ रखा। अरे आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं इधर ही था, अभी तक तो इसी दुनिया में हूँ। जी, सो देन नेक्स्ट डे उनके किसी पीए का फ़ोन आया मुझको कि आप हमारे इस कार्यक्रम का मंच संचालन करेंगे। जी, और उसके बाद मुझे उन्होंने इतने अवसर दिए, इतने सुंदर कार्यक्रम हुए, कैलाश खेर का, अनूप जलोटा जी का, जी। हंसराज हंस जी का, रूप कुमार राठौर का, दलेर मेहदी का, और आप सोचिए कि गुरदास मान जी का, सारे दिग्गज कलाकारों का। जी, एंड दैट वाज माय गोल्डन पीरियड। दोबारा से मैंने अपने पुराने शौक़ को पुनर्जागृत किया और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। मेरी विशेषता यही रही, मैं अपने आप को अच्छा वक्ता नहीं मानता, मैं सिर्फ ये मानता हूँ मैं कम बोलता हूँ। जी, क्योंकि ये महसूस करना चाहिए किसी भी एंकर को, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कमेंट्री करते हैं, जी, कमेंटेटर को चुप नहीं होना, लगातार बोलते रहना है। जी, और कंपेयर को उतना ही बोलना है जितना कि एक एंकर का काम है। एंकर मीन्स चप्पू। जी, अगर चप्पू किश्ती पर चढ़ बैठेगा तो नाव डूब जाएगी। बिल्कुल, तो उसको धीरे-धीरे नाव को खेना है। यस, तो मेरा ये मूल मंत्र था कि कम बोलो, क्योंकि लोग आपको सुनने के लिए नहीं आए। अगर आप कमेंटेटर बन जाओगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे, बिल्कुल, फुसर-फुसर करते रहेंगे। क्योंकि मैं कम बोलता हूँ तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ होता है कि कम बोलेगा, ठीक बोलेगा। जी, अभी हाल ही में जैसे अनूप जलोटा जी आए थे, जी, तो मुझे कहा गया कि इसका आपने मंच संचालन करना है। टैगोर थिएटर में कार्यक्रम था। जी, तो मुझे आखिरी मौके पर कहा गया बोलने के लिए, तो मैंने कहा अगर लेट हो गया, कहते हैं आप आ जाइए, आपके आने पे शुरू करेंगे। उससे पहले किसी और कंपेयर को उन्होंने तैयार किया हुआ था। जब मैं पहुंचा हूं तो उसको दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ कि किसी का दिल मैंने दुखाया है। मुझे पता नहीं था, वरना मैं जाता ही ना वहाँ पर। उन्होंने 10 पन्नों का लिखा हुआ था कुछ मटेरियल, कि मैंने तो इतना तैयारी की हुई थी। तो मुझे लगा कि ये शायद ट्रेनिंग की कमी है, क्योंकि कंपेयर को अपने आप को हाईलाइट नहीं करना, उसको कलाकार के साथ न्याय करना है। जी, अब देखिए, मैंने पूछा अनूप जी से कि आप चाहते हैं कि कोई विशेष बात आपके बारे में, किसी अवार्ड के बारे में? कहते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि कुछ दिन पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, तो उसके बारे में आप कुछ बोल दीजिएगा। तो मैंने यही कहा कि देखिए, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया है, जी, और जिनको भारत का जनमानस भजन सम्राट के रूप में जानता है, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। जी, आज हमारे बीच में है, वातावरण को रसमय बनाएंगे, भक्तिमय बनाएंगे। अभी हाल ही में इनकी माँ का देहांत हुआ। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, जी, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। इतनी बात की, और आपके सामने जलोटा जी हैं, आइए इस वातावरण को भक्तिमय बनाए। तो इतना ही बोलना काफ़ी था, उतना ही बोला जाए। बल्कि मेरी एक सलाह है उन लोगों को जो अपने आप को कंपेयर बनाना चाहते हैं, जी, अपने आप को हाईलाइट मत कीजिए।
हाईलाइट उस कलाकार को कीजिए, अदब और एहतराम के साथ उसका आप तारुफ करवाइए और दरकिनार होइए, बहुत बढ़िया, ताकि लोग आपको झेल पाएँ, आपको बर्दाश्त कर पाएँ। बहुत बढ़िया। जी। आने वाले समय में जी। क्या करने वाले हैं? आने वाले समय में मुझे एक ऐसे बहुमूल्य व्यक्ति से मेरा साथ हुआ है, नाम ले लूँ उनका? नहीं सर, ले लूँ उनका नाम ले सकता हूँ? बहुमूल्य बाकी रखिए। उस व्यक्ति का मैं अभी नाम उजागर नहीं कर सकता, जी, बट आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ करूँगा। जी, बहुत से लोगों की मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा, जैसे जो लोग सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, जी, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं, जी, लोगों की उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं बहुत बढ़िया। और क्या वो अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और क्या लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करते हैं। क्योंकि मैं जब भी किसी की इंटरव्यू करता था, जी, तो किसी पुलिस के बड़े आला अधिकारी की मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि लोगों की बड़ी अपेक्षाएँ हैं। तो उन्होंने कहा कि पुलिस की भी बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं लोगों जी। से। बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अंत इसी ढंग से किया कि मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ में चलकर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। बहुत बढ़िया। तो होता क्या है कि उन अधिकारियों की क्या इच्छा है और बड़ी चीज़ क्या है, वीके दुग्गल जी को मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। चंडीगढ़ के एडवाइज़र थे, जी, एक लाजवाब व्यक्ति थे। उनके बाद दूसरे एक विजय देव जी भी आए, जी, जो लाजवाब व्यक्ति थे। ये लोग अपने कमरे में बैठकर सुनते थे और उसके बाद अपने एसी कमरों का मुँह छोड़कर बाहर निकलकर आँखों से देखते भी थे। जी, कानों सुनी, आँखों देखी, समस्या का निदान जब होता है, पूरी तरह से होता है। बहुत बढ़िया। तो आजकल कहना नहीं चाहिए, किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। बहुत से अधिकारी फाइलों को देख लेते हैं, कमरों में बैठे रहते हैं। जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं कि किस समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, कैसे आप उनका नहीं समाधान बदलेगा। करेंगे। तो कमरों में बैठने के बजाय कहते हैं ना कि देवताओं की जो सत्ता थी सर्वश्रेष्ठ सत्ता थी। क्यों? जी। क्योंकि नारद मुनि जी उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे। बिल्कुल ठीक है जी। घूमते फिरते वो थे, घूमते रहते थे, सबकी बातें सुनाते थे, कभी ठहरे भी नहीं थे देवता जगह पे। सुनते थे, उनकी इज्जत भी करते थे, उनकी बातों को ध्यान से नोट भी करते थे। जी। पर अपने एसी कमरों से निकलते थे बाहर देवता लोग, जन्म बाहर लेते निकल कर थे। देखते थे कि लोगों की समस्याओं का समाधान, तभी उसको कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सत्ता देवताओं की थी। बहुत बढ़िया। तो क्या हम लोग उस लेवल पर पहुंच सकते हैं? महसूस करता हूं कि अगर हमारे जागृत हो जाएं अधिकारी लोग, कमरों से बाहर निकल कर देखें, फाइलों के बोझ से निकल कर बाहर निकलें और लोगों की समस्याओं का निदान करें, हमारा देश, इतना सुंदर देश, एक महान देश, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। जैसे मैंने बात अभी की जी, कि कुछ ऐसे हमारे अधिकारी पैदा हो जो निकल कर बाहर लोगों की समस्याओं को देखें, कानों से सुने, आंखों से देखें और उसका निदान करें। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं, निराशावादी उनका दृष्टिकोण होता है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हम नहीं, वक्त से ज़रा मायूस, दौरे नौ जल्द आने वाला है। जी, हम सबको जो नवाजेगा, मेरी नज़रों में वो उजाला है। क्या बात है, क्या क्लैपिंग फॉर दैट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद।